हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आप लोग जानने वाले हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो होता है वो शक्ति के लिए संघर्ष है या नहीं। इससे पहले के जो वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं इस पेपर के इंटरनेशनल रिलेशन अंतर्राष्ट्रीय संबंध के, उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट बॉक्स पे या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आप जाकर देख सकते हैं। तो ये जो प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति समस्त राजनीति के समान शक्ति के लिए संघर्ष है, स्पष्ट कीजिए। या फिर इसी प्रश्न को इस तरह से भी पूछा जा सकता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यथास्थिति की नीति के अर्थ, स्वरूप तथा भूमिका की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। यथास्थिति यानी स्टेटस को। एक्सप्लेन ब्रीफली द मीनिंग, नेचर एंड रोल ऑफ द पॉलिसी ऑफ स्टेटस को इन इंटरनेशनल रिलेशंस। प्रतिष्ठा की नीति क्या है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, इसकी भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। या फिर साम्राज्यवाद की नीति पर संक्षिप्त नोट लिखिए। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द पॉलिसी ऑफ इंपीरियलिज्म। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख यथार्थवादी विचारक हॉन्स जे मॉर्गेनथाउ ने अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स एमंग नेशंस में यथार्थवादी दृष्टिकोण को एक विशिष्ट विचारधारा के रूप में परिणित किया है। मॉर्गेनथाउ शक्ति को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु मानते हैं। मॉर्गेनथाउ से पहले एरिक कापमैन ने शक्ति की दृष्टि से ही राज्यों के 3 लक्ष्य बताए थे। पहला शक्ति संचय, दूसरा शक्ति प्रसार और तीसरा शक्ति प्रदर्शन। यदि सभी राज्यों का हेतु शक्ति संचय, शक्ति प्रसार और शक्ति प्रदर्शन हो तो विश्व राजनीति शक्ति संघर्ष का ही अखाड़ा सिद्ध होगी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में संघर्ष को इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय समाज में संघर्ष को समाप्त नहीं किया जा सकता। अतः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सार तत्व संघर्ष का जारी रहना ही है। उदाहरण के लिए, चाहे शीत युद्ध हो अथवा रूस चीन मतभेद, कश्मीर का मामला हो अथवा वियतनाम पर चीनी आक्रमण की घटना, अरब इजराइल समस्या हो अथवा अफगानिस्तान में रूसी हस्तक्षेप की घटना, खाड़ी संकट हो अथवा कंपूचिया संकट, सर्वत्र मूर्त और अमूर्त रूप में शक्ति संघर्ष दिखाई देता है। यानी ये सब जो भी घटनाएं मैंने अभी नाम लिए, इन सब में जो है या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्टली शक्ति का संघर्ष ही दिखाई देता है। शक्ति संघर्ष की राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ स्ट्रगल फॉर पावर। मॉर्गेनथाउ का मानना है कि शक्ति की महत्वाकांक्षा अन्य राजनीतियों के समान ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विशेष तत्व है। अतः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वास्तव में आवश्यक तौर पर शक्ति संघर्ष का रूप धारण कर लेती है। यद्यपि इस तथ्य को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के साधारण व्यवहार में मान्यता प्राप्त है, तथापि अनेक विचारक इसे स्वीकार नहीं करते हैं। जैसे कॉब्डेन तथा प्रूधो का विचार था कि व्यापार संबंधी रुकावटों को हटा देने से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति खुद ब खुद यानी स्वयं लुप्त हो जाएगी। उनके समर्थकों की मान्यता थी कि पूंजीवाद अंतर्राष्ट्रीय वैमनस्य तथा युद्ध की जड़ है और अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संघर्ष को समाप्त करके स्थायी शांति स्थापित कर देगा। बेंथम का यह विश्वास था कि उपनिवेशों के लिए होड़ ही द्वंद्व की जड़ है और यदि उपनिवेशों को स्वतंत्र कर दिया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष एवं युद्ध लुप्त हो जाएंगे। सन 1943 में मास्को परिषद में, जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ की नींव डाली थी, अमेरिकी विदेश सचिव कॉर्डल हल ने कहा था कि नया अंतर्राष्ट्रीय संघ शक्ति संघर्ष को समाप्त करके अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से एक नया युग प्रारंभ करेगा। इन आदर्शवादी धारणाओं के बाद भी, इसके अलावा भी, शक्ति संघर्ष एक वास्तविकता है। शक्ति की लालसा मानव स्वभाव की एक विशेषता है और घरेलू राजनीति में भी हमें शक्ति संघर्ष दिखाई देती है। आज अलग अलग सामाजिक क्लबों में, भाईचारे की संस्थाओं, शिक्षा संस्थाओं तथा व्यापारिक संघों में विभिन्न गुटों के मध्य शक्ति संघर्ष निरंतर दिखाई देती है, जिसमें एक गुट या तो उस शक्ति को कायम रखना चाहता है जो उसके पास है अथवा अपनी शक्ति की बढ़ोतरी या वृद्धि के लिए प्रयत्नशील रहता है, कोशिश करता रहता है। इसके अलावा व्यापारिक संगठनों में आपस में प्रतिद्वंदिता तथा मजदूर व पूंजीपति के मध्य संघर्ष भी अक्सर आर्थिक लक्ष्यों के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे पर प्रभाव डालने की नीयत से प्रचलित होते रहते हैं।
ये वास्तव में शक्ति संघर्ष का ही एक रूप है। इसी प्रकार लोकतंत्रात्मक राष्ट्र का संपूर्ण राजनीतिक जीवन शक्ति संघर्ष का ही दृश्य उपस्थित करता है। हम देखते हैं कि निर्वाचनों में विभिन्न राजनीतिक दल विविध तरीकों से मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। दबाव तथा हित समूह व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका के निर्णयों को अपने पक्ष में प्रभावित करने का अनवरत प्रयत्न करते हैं। वे अपनी शक्ति की या तो रक्षा करना चाहते हैं या उसकी वृद्धि करना चाहते हैं। मॉर्गेनथाउ के शब्दों में सामाजिक संबंधों में सामाजिक संगठनों के अंदर शक्ति संघर्ष की इस सर्वव्यापकता के कारण यदि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति संघर्ष से परिपूर्ण है तो यह क्या कोई आश्चर्य की बात है। इस संबंध में मॉर्गेनथाउ ने स्पष्टता कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति प्रत्येक राजनीति की तरह शक्ति संघर्ष है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अंतिम लक्ष्य चाहे कुछ भी हो, शक्ति सदैव तात्कालिक लक्ष्य रहती है। इसका अर्थ यह है कि जब कभी राष्ट्र अपने लक्ष्य की पूर्ति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति द्वारा करना चाहते हैं तो वे सबसे पहले शक्ति प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। मॉर्गेनथाउ ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को शक्ति संघर्ष की राजनीति के रूप में प्रस्तुत किया है, जिसका विवेचन इस प्रकार किया है। दार्शनिक आधार फिलोसॉफिकल बेसिस। मॉर्गेनथाउ के यथार्थवादी राजनीतिक दर्शन का सार तत्व जो उन्होंने प्रदर्शित किया है वे इस प्रकार है। प्रत्येक राष्ट्र के राजनेता सदैव अपने राष्ट्र के हितों की सिद्धि के लिए कोशिश करते रहते हैं। प्रत्येक राष्ट्र का राष्ट्रीय हित उसके भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव के विस्तार में ही निहित है और प्रत्येक राष्ट्र अपनी शक्ति और प्रभाव का उपयोग अपने न्यस्त स्वार्थों की रक्षा के लिए करता है। अर्थात प्रत्येक राज्य की विदेश नीति पूर्णतया शक्ति पर निर्भर होती है। राजनीतिक शक्ति पॉलिटिकल पावर। मॉर्गेनथाउ के अनुसार जब हम शक्ति की चर्चा करते हैं तो हमारा तात्पर्य उस शक्ति से होता है जो मनुष्य अन्य मनुष्यों के मस्तिष्क और कार्यों के ऊपर प्रयोग करता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि शक्ति से मॉर्गेनथाउ का अभिप्राय किन्हीं दो इकाइयों के पारस्परिक संबंध की उस स्थिति से है जिसमें एक इकाई का दूसरी इकाई के कार्यों पर इस सीमा तक नियंत्रण हो कि नियंत्रित इकाई खुद ही नियंत्रक इकाई की इच्छा के अनुसार कार्य करती हो। इस प्रकार शक्ति से मॉर्गेनथाउ का अभिप्राय राजनीतिक शक्ति से है। वे राजनीतिक शक्ति को शारीरिक बल अथवा सैनिक शक्ति से भिन्न मानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तो प्रमुख रूप से फौजी ताकत, धमकी अथवा उसमें निहित शक्ति के रूप में राष्ट्रीय शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण भौतिक तत्व है। यह राजनीतिक शक्ति की पूर्ति करता है। जब यह युद्ध के रूप में वास्तविकता में परिणत होता है तब यह सैनिक शक्ति द्वारा राजनीतिक शक्ति का स्थान ग्रहण करने को सूचित करता है। शक्ति का प्रयोग करने वाले तथा जिसके विरुद्ध शक्ति प्रयुक्त होती है, इन दोनों राष्ट्रों के मध्य का मनोवैज्ञानिक संबंध ही राजनीतिक शक्ति है। इसके द्वारा एक दूसरे के कुछ कार्यों पर अपने उस प्रभाव के कारण नियंत्रण रखता है जो वह उसके मस्तिष्क पर डाल सकता है। यह प्रभाव तीन स्रोतों से उत्पन्न होता है: कुछ लाभों की आशा, कुछ अहितकारों बातों का भय तथा उन व्यक्तियों अथवा संस्थाओं के प्रति आदर अथवा प्रेम की भावना। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रत्येक राज्य की विदेश नीति का भौतिक लक्ष्य चाहे जो भी हो, लेकिन सभी लक्ष्यों में दूसरे के मस्तिष्क पर प्रभाव डालकर उनके कार्यों पर नियंत्रण लागू करने का तत्व व्याप्त होता है। फ्रांस की विदेश नीति का लक्ष्य अनेक वर्षों तक राइन सीमा रही, जिसका राजनीतिक अभिप्राय यह था कि जर्मनी की आक्रमण करने की उत्सुकता को समाप्त कर दिया जाए। राष्ट्रहित नेशनल इंटरेस्ट। प्रत्येक राष्ट्र की विदेश नीति का उद्देश्य विदेशी संबंधों का ऐसी नीति से संचालन करना है जिससे राष्ट्रीय हित की सिद्धि जितना हो सके अधिक से अधिक अनुकूल रूप में होने की गारंटी रहे। चार्ल्स और अब्दुल सईद राष्ट्रीय हित का अर्थ बताते हुए कहते हैं कि व्यापक, दीर्घकालीन और सतत उद्देश्य जिसकी सिद्धि के लिए राज्य, राष्ट्र और सरकार ये सब अपने को प्रयत्न करता हुआ पाते हैं। मॉर्गेनथाउ ने दो प्रकार के राष्ट्रीय हित बताए हैं। पहला है दीर्घकालीन हित और दूसरा है अल्पकालीन हित। मॉर्गेनथाउ ने दो प्रकार के राष्ट्रीय हित बताए हैं: दीर्घकालीन और अल्पकालीन हित।
दीर्घकालीन हित, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट। दीर्घकालीन हितों को मार्मिक हित भी कहा जाता है। ये राज्य के वे हित है जिनकी रक्षा के लिए वो जरूरत पड़ने पर राज्य युद्ध करने को तैयार हो सकता है। दीर्घकालीन हित सदा प्राथमिकता दी जाती है। दीर्घकालीन हित को सदा प्राथमिकता दी जाती है और राष्ट्रीय हित के अन्य सब पहलू इसके सामने गौर समझे जाते हैं। ऐसे मार्मिक और दीर्घकालीन हितों में सभी राज्यों के लिए कुछ न्यूनतम चीज़ें आती है, जैसे स्वाधीनता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा और संरक्षण। अल्पकालीन हित, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट। अल्पकालीन हितों को गौण माना जाता है। अल्पकालीन हित प्रत्येक राज्य की आकांक्षाएं हैं जिनकी पूर्ति तो वे बेशक चाहते हैं, पर जिनमें संरक्षण के लिए युद्ध में उलझने को तैयार नहीं। राज्य के ऐसे गौण राष्ट्रीय हित जैसे जनता का भौतिक कल्याण, प्रतिष्ठा की रक्षा, व्यापार का संरक्षण आदि। विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी। मॉर्गनथाउ का विचार है कि हर राजनीति, चाहे वह गृह राजनीति हो अथवा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, उसके 3 आधारभूत रूप होते हैं। दूसरे रूप में कहा जा सकता है कि सभी राजनीतिक घटनाएं 3 आधारभूत रूपों में किसी एक के अंतर्गत रखी जा सकती है। वे 3 आधारभूत रूप है। राजनीतिक नीति या तो शक्ति को स्थायी रखने का प्रयत्न करती है, या राजनीतिक नीति शक्ति में वृद्धि का प्रयत्न करती है, या राजनीतिक नीति शक्ति प्रदर्शन करती है। शक्ति संघर्ष से संबंधित नीतियाँ, पॉलिसीज रिलेटेड टू स्ट्रगल फॉर पावर। मॉर्गनथाउ द्वारा प्रस्तुत 3 राजनीतिक रूपों के आधार पर शक्ति संघर्ष के लिए 3 विशेष प्रकार की नीतियों का उदय होता है। यथास्थिति की नीति, पॉलिसी ऑफ स्टेटस को, साम्राज्यवाद की नीति, पॉलिसी ऑफ इंपेरियलिज्म, और प्रतिष्ठा की नीति, पॉलिसी ऑफ प्रेस्टीज। यथास्थिति की नीति, वह राष्ट्र जिसकी विदेश नीति शक्ति की रक्षा का प्रयत्न करती है और उसमें कोई परिवर्तन पसंद नहीं करती, यथास्थिति की नीति, यथापूर्व स्थितिवादी नीति, पॉलिसी ऑफ स्टेटस को अपनाता है। साम्राज्यवादी नीति, वह राष्ट्र जिसकी विदेश नीति वर्तमान शक्ति संबंधों को परिवर्तित कर उसमें वृद्धि करना चाहती है, दूसरे शब्दों में अपनी शक्ति के स्थान पर अनुकूल परिवर्तन करना चाहती है। साम्राज्यवादी विदेश नीति पॉलिसी ऑफ इंपेरियलिज्म का अनुसरण करता है। प्रतिष्ठा की नीति, वह राष्ट्र जिसकी विदेश नीति अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहती है, चाहे उसको स्थिर रखने अथवा बढ़ाने के लक्ष्य से, वह प्रतिष्ठा की नीति पॉलिसी ऑफ प्रेस्टीज को अपनाता है। उपयुक्त तो तीनों प्रकार की नीतियों की संक्षिप्त विवेचना इस प्रकार की जा सकती है। यथास्थिति की नीति अथवा यथापूर्व स्थितिवादी नीति। पॉलिसी ऑफ स्टेटस को क्या है? यथास्थिति की नीति इतिहास के किसी विशेष समय में शक्ति के विशेष बंटवारे को स्थिर रखने के लक्ष्य में प्रयत्नशील रहती है। इतिहास का वह विशेष समय जिसके संदर्भ में यथास्थिति की नीति का वर्णन किया जाता है अधिकांशतः किसी युद्ध का अंत ही होता है, लेकिन शक्ति का वितरण किसी नीति संधि में कानूनी रूप धारण कर लेता है। यह इसलिए होता है कि शांति संधियों का लक्ष्य युद्ध द्वारा लाए हुए शक्ति के नए वितरण का संतुलन कानूनी तरीकों द्वारा प्राप्त किया जा सके। अतः यथास्थिति की नीति की एक विशेष प्रवृत्ति होती है कि वह पिछले महायुद्ध से उत्पन्न हुए शांति समझौते के समर्थक के रूप में प्रकट होती है। उदाहरण के लिए, प्रथम विश्व युद्ध के अंत में जो सत्ता वितरण हुआ उसका कानूनी रूप 1919 की शांति संधियों में पाया गया। राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य 1919 की संधियों पर स्थापित यथापूर्व स्थिति की रक्षा करके विश्व शांति की रक्षा करना हो गया। 1919 में स्थापित यथापूर्व स्थिति के विरुद्ध राष्ट्र के लिए स्वाभाविक था कि वे राष्ट्रसंघ से अपना संबंध विच्छेद करते। जापान ने 1932 में, जर्मनी ने 1933 में और इटली ने 1937 में राष्ट्रसंघ से संबंध विच्छेद किया। इस प्रकार दोनों विश्व युद्धों के मध्य प्रमुख संघर्ष यथापूर्व स्थिति के पक्ष अथवा विपक्ष में था। जो राष्ट्र एक विशेष प्रकार के शक्ति के वितरण को बनाए रखना चाहते हैं, उनके द्वारा इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विशेष प्रकार की संधियों का साधन अपनाया जाता है। उदाहरण के लिए, चीन से संबंधित समस्याओं और सिद्धांतों से संबंधित 9 शक्तियों की संधि जो 7 फरवरी 1922 को वाशिंगटन में की गई थी। इस संधि ने अमेरिकन खुले द्वार की नीति को परिवर्तित कर चीन से व्यापार करने में अभिरुचि रखने वाले देशों की सामूहिक नीति में
बदल दिया। उसमें उन सभी ने तथा चीन ने इस संधि को बनाए रखने की प्रतिज्ञा की थी। उसका मुख्य ध्येय चीन से संबंधित इन राष्ट्रों के उस समय के आनुपातिक शक्ति वितरण को संतुलित करना था। इसी प्रकार दोनों विश्व युद्धों के मध्य जो मैत्री संधियां फ्रांस और सोवियत संघ, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया और यूगोस्लाविया तथा रोमानिया से स्थापित की, उनका लक्ष्य यथापूर्व स्थिति को बनाए रखना था, विशेष रूप से जर्मनी द्वारा उनको परिवर्तित करने की संभावना को दूर रखना था। इसी प्रकार का उद्देश्य सोवियत रूस और चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया तथा रोमानिया तथा चेकोस्लोवाकिया व यूगोस्लाविया के पारस्परिक समझौतों का था, किंतु ये समझौते विफल हो गए और 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। सोवियत संघ में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोपियन देशों के साथ पश्चिमी यूरोप के देशों ने आपस में तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ जो संधियां की, उन सब का उद्देश्य अपने अपने प्रदेशों में महायुद्ध के बाद शक्ति वितरण के आधार पर स्थापित यथापूर्व स्थिति को बनाए रखना ही था। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथापूर्व स्थिति की विदेश नीति का लक्ष्य इतिहास के किसी भी विशेष समय में वर्तमान शक्ति वितरण को स्थायी रखना है। साम्राज्यवाद की नीति, पॉलिसी ऑफ इंपेरियलिज्म। तो चलिए जानते हैं साम्राज्यवाद की नीति क्या है। वह विदेश नीति जो यथापूर्व स्थिति को पलट देने की कोशिश करती है, साम्राज्यवादी विदेश नीति कहलाती है। ठीक है, एक ऐसी विदेश नीति जो स्टेटस को यानी यथापूर्व स्थिति को पलट देने की कोशिश करती है, वह साम्राज्यवादी नीति यानी पॉलिसी ऑफ इंपेरियलिज्म कहलाती है। उदाहरण के लिए जर्मनी और फ्रांस के सन 1870 के युद्ध का कोई भी महत्वपूर्ण लक्ष्य आर्थिक न था, बल्कि यह राजनीतिक युद्ध था, वास्तव में साम्राज्यवादी युद्ध था। इस युद्ध का लक्ष्य यूरोपीय राज्य व्यवस्था में जर्मनी के पक्ष में नया शक्ति वितरण लागू करना था। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध भी सही अर्थों में राजनीतिक युद्ध ही थे, जिनका ध्येय यदि संपूर्ण संसार का नहीं तो यूरोप का आधिपत्य तो था ही। मॉर्गनथाउ के अनुसार यथापूर्व नीति को पलटने की नीति होने के नाते साम्राज्यवाद का वास्तविक चरित्र एक नीति के रूप में उस समय सबसे अच्छी तरह समझाया जा सकता है, जबकि उन विशेष परिस्थितियों का ध्यान किया जाए जो कि साम्राज्यवादी नीतियों के पक्ष में प्रकट होती है तथा उन आंतरिक तथा बाह्य परिस्थितियों के कारण एक जागरूक विदेश नीति से साम्राज्यवादी नीति आवश्यकतावश उदित होती है। साम्राज्यवाद का उदय 3 रूपों में होता है। पहला विजयी युद्ध, दूसरा पराजित युद्ध और तीसरा है कमजोरी। ठीक है, तो चलिए जानते हैं किन रूपों में साम्राज्यवाद का उदय होता है। विजयी युद्ध, विक्टोरियस वॉर। जब 2 राष्ट्रों के बीच युद्ध प्रारंभ हो जाता है तो युद्ध की समाप्ति के बाद विजयी पराजित के मध्य आपसी संबंध बदलने लगते हैं। विजय के पास आते आते वह युद्ध साम्राज्यवादी युद्ध में परिणत हो जाता है, अर्थात विजयी राष्ट्र का ध्येय यथापूर्व स्थिति में स्थायी परिवर्तन लाना बन जाता है। उदाहरण के लिए वारसाई की संधि साम्राज्यवादी थी क्योंकि इसका लक्ष्य युद्ध के पहले की वर्तमान स्थिति को बदल देना था। पराजित युद्ध, डिफीटेड वॉर। जब कोई राष्ट्र युद्ध में पराजित हो जाता है तो वह विजय की आशा के परिणाम स्वरूप विजय द्वारा संचालित साम्राज्यवादी नीति के उत्तर में पराजित पक्ष साम्राज्यवादी नीति के प्रति प्रेरित हो जाता है। पराजित राष्ट्र यह इच्छा करता है कि जो कुछ उसने हारा है उसे दोबारा वापस कर लिया जाए, फिर से वापस प्राप्त कर लिया जाए। उदाहरण के लिए 1919 से जर्मनी की यह नीति रही कि जो कुछ उसने खोया है उसे फिर से मिल जाए। जर्मनी ने सन 1936 में जब राइनलैंड पर कब्जा कर लिया तो यह प्रकट हो गया कि वह वारसाई की यथापूर्व स्थिति को मानने के लिए तैयार नहीं है और उसका लक्ष्य उस यथापूर्व स्थिति स्टेटस को परिवर्तित करना है। कमजोरी से साम्राज्यवाद कैसे फलता फूलता है। कमजोरी से भी साम्राज्यवाद का उदय संभव होता है। वीकनेस और पोजीशन ऑफ जीरो। कमजोर राज्य अथवा शक्ति शून्यता की स्थिति भी साम्राज्यवादी नीति को प्रोत्साहित करती है। दोनों ही एक शक्तिशाली राज्य के लिए आकर्षण है। उदाहरण के लिए नेपोलियन तथा हिटलर के साम्राज्यवाद
कुछ हद तक इसी चरित्र के थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद साम्राज्यवाद शक्तिशाली तथा कमजोर राज्य के आपसी संबंधों से ही उत्पन्न हुआ है, जिसका उदाहरण सोवियत संघ तथा पूर्वी यूरोप के राष्ट्रों, जिन्हें पिछलग्गु कहा जाता है, के संबंधों में दिखाई देता था। साम्राज्यवाद के लक्ष्य क्या होते हैं? एम्स ऑफ इंपीरियलिज्म। साम्राज्यवाद का लक्ष्य संपूर्ण धरती के राजनीतिक रूप से संगठित प्रदेशों के ऊपर प्रभुत्व स्थापित करना होता है। मॉर्गनथाउ ने साम्राज्यवाद के 3 लक्ष्य बताए हैं। विश्वव्यापी साम्राज्य, दूसरा लक्ष्य है महाद्वीपीय साम्राज्य, तीसरा लक्ष्य है स्थानीय साम्राज्यवाद। विश्वव्यापी साम्राज्य। साम्राज्यवाद का लक्ष्य विश्वव्यापी साम्राज्य स्थापित करना होता है। विश्व साम्राज्यवाद के असाधारण उदाहरण हैं सिकंदर महान, रोम, 7वीं तथा 8वीं शताब्दी में अरब तथा नेपोलियन व हिटलर की विस्तारवादी नीतियाँ विश्व साम्राज्यवाद के असाधारण उदाहरण है। इन सब में एक सामान्य प्रवृत्ति विस्तार की ओर प्रकट होती है, जिसकी कोई भी विवेकपूर्ण सीमा नहीं है। महाद्वीपीय साम्राज्यवाद क्या है? महाद्वीपीय सीमा के अंतर्गत साम्राज्य की ओर लक्षित साम्राज्यवाद महाद्वीपीय साम्राज्यवाद कहलाता है। भूगोल द्वारा सीमित महाद्वीपीय साम्राज्यवाद का स्पष्ट उदाहरण यूरोपीय शक्तियों की यूरोपीय महाद्वीप का प्रभुत्व प्राप्त करने की नीतियों में मिलता है। लुई 14वां, नेपोलियन तृतीय तथा विलियम द्वितीय महाद्वीपीय साम्राज्यवाद के उदाहरण हैं। स्थानीय साम्राज्यवाद। यह पूर्ण रूप से स्थानीय क्षेत्र में प्रभुत्व को अपना लक्ष्य बना सकता है। स्थानीय साम्राज्यवाद का रूप 18वीं और 9वीं शताब्दी के राजाओं की नीति में प्राप्त होता है। 18वीं शताब्दी में फ्रेडरिक महान, लुई 15वें, मेरिया थेरेसा, पीटर दी ग्रेट और कैथरीन द्वितीय इस प्रकार की नीति की संचालन शक्तियाँ थी। 19वीं शताब्दी में बिस्मार्क ऐसी ही विदेश नीति का जादूगर था। मॉर्गनथाउ के मतानुसार स्थानीय साम्राज्यवादी नीति महाद्वीपीय साम्राज्यवाद तथा विश्व साम्राज्यवाद में वही अंतर है जो कि बिस्मार्क, विलियम द्वितीय तथा हिटलर की विदेश नीतियों का अंतर है। बिस्मार्क मध्य यूरोप में जर्मनी का प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था, विलियम पूरे यूरोप में और हिटलर संपूर्ण जगत में। साम्राज्यवादी नीतियों के क्रियान्वयन के साधन मीन्स ऑफ टू पुट ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी। मॉर्गनथाउ ने साम्राज्यवादी नीतियों के क्रियान्वयन के 3 साधन बताए हैं। पहला, सैनिक साम्राज्यवाद सैनिक विजय लक्षित करता है। दूसरा, आर्थिक साम्राज्यवाद अन्य लोगों का आर्थिक शोषण लक्षित करता है। तीसरा, सांस्कृतिक साम्राज्यवाद एक प्रकार की संस्कृति का दूसरी संस्कृति द्वारा हटाया जाना लक्षित करता है। लेकिन वे सब सदा ही एक साम्राज्यवादी लक्ष्य के साधन के रूप में काम करते हैं। प्रतिष्ठा की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति संघर्ष की तीसरी आधारभूत अभिव्यक्ति प्रतिष्ठा की नीति है। पॉलिसी ऑफ प्रेस्टीज। पॉलिसी ऑफ प्रेस्टीज प्रतिष्ठा की नीति जो है, इस नीति का प्रयोग चाहे जितना भी बढ़ाकर अथवा हास्यास्पद रूप में किया गया हो, यह राष्ट्रों में आपसी संबंधों का अत्यंत ही स्वाभाविक तत्व है। प्रतिष्ठा की नीति का लक्ष्य दूसरे राष्ट्रों पर उस शक्ति का प्रभाव डालना है जिनका उपभोग राष्ट्र स्वयं करता है, या उस शक्ति का जिसमें यह राष्ट्र विश्वास करता है या चाहता है कि दूसरे राष्ट्र विश्वास करें। प्रतिष्ठा की नीति अभिव्यक्ति के साधन मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिसी ऑफ प्रेस्टीज। मॉर्गनथाउ प्रतिष्ठा की नीति की अभिव्यक्ति के 2 साधन बताते हैं। पहला, कूटनीतिक रस्में तथा दूसरा, सैनिक शक्ति का प्रदर्शन। कूटनीतिक रस्मों के जरिए प्रतिष्ठा की नीति की अभिव्यक्ति किस प्रकार होती है, चलिए देखते हैं। डिप्लोमेटिक वेज। कूटनीतिज्ञ अपने देशों के सांकेतिक प्रतिनिधि होते हैं, अतः कूटनीतिज्ञों के आपसी संबंध स्वाभाविक रूप से प्रतिष्ठा की नीति के यंत्र बन जाते हैं। जो आदर कूटनीतिज्ञों को दिया जाता है, वास्तव में वह उनके देशों को दिया जाता है, तथा जो आदर वे स्वयं देते हैं वह उनके देश द्वारा प्रदान किया जाता है। जो मानहानि उनके प्रति अथवा उनके द्वारा की जाती है, वह वास्तव में उनके देश के प्रति अथवा उनके देश द्वारा की जाती है। इन तथ्यों के स्पष्टीकरण के उदाहरण इस प्रकार है। प्राचीन काल में प्रायः सभी राज दरबारों में यह परंपरा थी कि विदेशी राजदूतों का परिचय तो साधारण अफसरों द्वारा कराया जाता था, जबकि राजकीय राजदूतों का परिचय राजकुमारों द्वारा कराया जाता था। जब लुई 14वें ने सन
1698 में वेनिस के गणराज्य के राजदूत का परिचय लॉरेन के राजकुमार द्वारा देने दिया था, तो वेनिस की महान परिषद ने फ्रांसीसी राजदूत द्वारा सम्राट को आश्वासन दिया था कि वेनिस सदा इस मान के लिए कृतज्ञ रहेगा, और परिषद के द्वारा लुई 14वें को उसके लिए एक विशेष पत्र भी भेजा गया था। पोप ने अपने यूरोपीय दरबार में विभिन्न प्रकार के राज्यों के कूटनीतिक प्रतिनिधियों का विभिन्न महाकक्षों में स्वागत करता था। उसके द्वारा मुकुटधारी राज्याध्यक्षों तथा वेनिस के राजदूतों का स्वागत, माला रेगिया तथा अन्य राजकुमारों तथा गणराज्यों के प्रतिनिधियों का स्वागत साला ड्यूकेल में किया जाता था। प्रतिष्ठा की नीति का एक राष्ट्र द्वारा अपनी उस शक्ति का प्रदर्शन की नीति के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के स्थान के चुनने में विशेष फलदायक अभिव्यक्ति की भूमिका प्राप्त करती है। जब परस्पर स्पर्धा वाले अनेक विरोधी दावे प्रस्तुत किए जाते हैं और समझौते द्वारा निपटाए नहीं जा सकते, तो अक्सर सम्मेलन का स्थान वह देश चुन जाता है जो प्रतिष्ठा की होड़ में स्वयं हिस्सा नहीं ले रहा हो। इसलिए नीदरलैंड, दी हेग तथा स्विट्जरलैंड में जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए जाते रहे हैं। सन 1945 में पोट्सडम कॉन्फ्रेंस में चर्चिल, स्टालिन और ट्रूमैन इस बात पर एकमत नहीं हो पाए थे कि सम्मेलन कक्ष में कौन सबसे पहले घुसे। अंत में वे तीनों महानुभाव विभिन्न दरवाजों से एक ही समय में घुसे। यही तीन नेतागण अपने अपने राष्ट्र की शक्ति का संकेत कर रहे थे। यदि इनमें से एक को अग्रगमन दिया जाता, तो यह उसके राष्ट्र को अन्य दो राष्ट्रों के मुकाबले में उच्चता की प्रतिष्ठा प्रदान करना होता, जबकि तीनों राष्ट्रों का दावा शक्ति की समानता का था। जब एक राष्ट्र के पास किसी क्षेत्र अथवा भूभाग में शक्ति की प्रबलता होती है, तो उसके द्वारा इस बात पर बल दिया जाता है कि जो सम्मेलन इन मामलों से संबंधित हो, वे उसके क्षेत्र के अंदर अथवा समीप हो। इसीलिए प्रायः वे सभी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो सामुदायिक प्रश्नों से संबंधित रहे हैं, लंदन में होते रहे हैं, तथा जापान से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन या तो वाशिंगटन अथवा टोक्यो में हुए हैं। एवं द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप के भविष्य से संबंधित प्रायः सभी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन या तो रूस की भूमि में हुए, जैसे मॉस्को अथवा माल्टा में, या फिर उस भूमि में जहां रूस का कब्जा हो, जैसे पोट्सडम में, या फिर रूस की भूमि के निकट, जैसे तेहरान में। सैनिक शक्ति का प्रदर्शन, एग्जीबिशन ऑफ मिलिट्री पावर। प्रत्येक राष्ट्र की शक्ति का स्पष्ट मापदंड सैनिक शक्ति है। सैनिक शक्ति का प्रदर्शन अन्य राष्ट्रों को उस राष्ट्र की शक्ति का ज्ञान कराता है। उदाहरण के लिए, शांति के समय विदेशी राष्ट्रों के फौजी प्रतिनिधिगण सेना तथा नौसेना की परेडों को देखने को इसलिए आमंत्रित किए जाते हैं कि उन पर और उनकी सरकारों पर अपने राष्ट्र की सैनिक तैयारी का प्रभाव पड़ सके। 1946 में प्रशांत महासागर में किए गए अणुबम परीक्षणों के अवसर पर विदेशी प्रेक्षकों को निमंत्रण देने का यही ध्येय था। सन 1936 और 1939 तक रक्षित वर्गों में कुछ को सैनिक रूप में बुलाना या सैनिक कार्यों के लिए कभी भी बुलाई जा सकने योग्य सैनिक सेवा में बुलाना प्रतिष्ठा की नीति का एक प्रभावशाली साधन रहा है। सन 1946 में भूमध्य सागर में जो इटली, यूनान और तुर्किस्तान के बंदरगाह में फौजी बेड़े घूम घूम कर दौरा कर रहे थे, वे निश्चय ही रूस की उस भूभाग में महत्वाकांक्षाओं के उत्तर के रूप में थे। प्रतिष्ठा की नीति के सैनिक प्रकार का सबसे उग्र रूप सेना को अपूर्णता या पूर्णता युद्ध के लिए तैयार करना है। वर्तमान संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति संघर्ष वर्तमान संदर्भ में स्ट्रगल फॉर पावर इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स प्रेजेंट पर्सपेक्टिव। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात की विश्व राजनीति का विश्लेषण करने पर मॉर्गेनथाउ की विचारधारा में सत्यता प्रतीत होती है। इसके कुछ प्रमुख उदाहरण इस प्रकार है। शीत युद्ध, कोल्ड वॉर। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सोवियत संघ और अमेरिकी प्रतिस्पर्धा शक्ति संघर्ष का ही प्रतिरूप थी।
शीत युद्ध को सैद्धांतिक और वैचारिक संघर्ष भी कहा गया है। यह पूंजीवाद और साम्यवाद, उदारवाद और सर्वसत्तावाद में संघर्ष था। इस संघर्ष ने अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान करने के स्थान पर उन्हें और अधिक जटिल बना दिया। उदाहरण के लिए, शीत युद्ध के परिणामस्वरूप ही जर्मनी का विभाजन हुआ। जर्मन समस्या को अधिक जटिल बनाया गया तथा उसके एकीकरण की समस्या को अनिश्चित काल तक टाल दिया गया। इस संबंध में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्पष्ट मत व्यक्त किया था कि शीत युद्ध दो सिद्धांतों का नहीं, दो शक्तियों का संघर्ष है। दोनों ही महाशक्तियाँ विश्व का नेतृत्व करना चाहती थी। दोनों अपने प्रभाव क्षेत्रों का विस्तार करना चाहती थी। दोनों पिछलग्गू एवं उपग्रही राज्यों की स्थापना चाहती थी। चीन सोवियत रूस विवाद, चाइना रसिया कंट्रोवर्सी। सोवियत रूस तथा चीन दोनों ही साम्यवादी देश है। सोवियत रूस और चीन दोनों ही साम्यवादी देश है। दोनों में विचारधारा की समानता रही। दोनों ही देश पूंजीवाद का उन्मूलन चाहते थे। तथापि दोनों के संबंध में प्रतिस्पर्धा, तनाव और संघर्ष दिखाई देता था। इसका कारण साम्यवादी जगत पर एकमात्र नेतृत्व प्राप्त करने की अभिलाषा तथा एशिया में प्रभाव क्षेत्र स्थापित करने में बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा रहा है। भारत पर चीनी आक्रमण, चाइना अटैक ऑन इंडिया। चीन ने 20 अक्टूबर 1962 को भारत के उत्तर पूर्वी सीमांत तथा लद्दाख के मोर्चे पर एक साथ बड़े पैमाने पर आक्रमण किया। लेकिन 21 नवंबर 1962 को उसने एकाएक अपनी ओर से एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा कर दी और युद्ध समाप्त हो गया। अब चीन ने जीते हुए भारतीय प्रदेशों को भी खाली करना प्रारंभ कर दिया। उसने युद्ध में बंदी बनाए गए अनेक भारतीयों को रिहा कर दिया और भारत के कुछ सैनिक साजो सामान को भी वापस कर दिया। इन सब कार्यों से चीन का उद्देश्य भारत को सैनिक दृष्टि से हराकर भारतीय प्रतिष्ठा को धूल में मिला देना था। भारत की निर्बलता विश्व में प्रसिद्ध हो गई। चूँकि चीन एशिया में भारत को अपना प्रतिद्वंदी समझता था और युद्ध में प्राप्त सैनिक सफलता से उसके द्वारा एशिया के राष्ट्रों के सामने अपनी धाक जमाने का प्रयत्न किया गया था। हिंद महासागर में रूस अमेरिकी प्रतिस्पर्धा, रसिया अमेरिका कंपटीशन इन इंडियन ओशियन। हिंद महासागर का शांत जल पिछले कुछ वर्षों से अशांत बनता जा रहा है। नवीन परमाणु परीक्षास्त्रों एवं प्रौद्योगिकी की आवश्यकताएं हिंद महासागर में तेल तथा अन्य खनिज पदार्थों की उपलब्धि की संभावनाओं के कारण अमेरिका की नौसैनिक टास्क फोर्स सन 1964 में नियमित रूप से हिंद महासागर में गश्त करने लगी और उसने दियागो गार्सिया में अपना सैनिक अड्डा भी स्थापित कर लिया। सोवियत संघ ने भी अमेरिकी उपस्थिति का प्रतिकार करने के लिए अपनी नौशक्ति का विस्तार करना प्रारंभ कर दिया था। सोवियत संघ ने अमेरिकी प्रभाव को रोकने के लिए सोगोत्रा और सेशेल्स टापुओं के निकट नौसेना बेड़ों को विश्राम स्थलों की स्थापना की थी। नौसेना बेड़ों के लिए विश्राम स्थलों की स्थापना की थी। ईरान की समस्या। ईरान शिया इस्लाम का प्रतिनिधित्व करता है। इस्लाम के अभ्युदय के पूर्व से ही भारत और ईरान के मध्य आर्थिक राजनयिक रिश्ते रहे हैं। ईरान संसार के सबसे बड़े तेल उत्पादकों में से एक है। यद्यपि ईरान के पास तेल और गैस के प्रचुर भंडार है, लेकिन इनके शोधन हेतु तकनीकी कौशल का अभाव है। अतः उसे भारत जैसे सहयोगियों की आवश्यकता है। अमेरिका को भारत और ईरान की निकटता पसंद नहीं है। अमेरिकी तेल कंपनियों और ईरान की सरकारी तेल कंपनियों के मध्य निरंतर टकराव की स्थिति बनी हुई है। साथ ही अमेरिका नहीं चाहता कि प्राप्त धनराशि से ईरान अपनी परमाणुविक शक्ति को बढ़ाए, जबकि पाकिस्तान परमाणुविक तस्करी को अमेरिका अनदेखा करता है। ईरान की ओर से विमुख करने के लिए ही अमेरिका ने भारत के साथ परमाणु ऊर्जा करार किया। भारत अमेरिका संबंध। भारत अमेरिका संबंधों के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान स्थिति यह है कि अमेरिका भारत में फैले आतंकवाद को उस आतंकवाद का हिस्सा नहीं मानता है जिस आतंकवाद का सामना अमेरिका को करना पड़ा है। अमेरिका का यह कहना अन्यायपूर्ण है कि भारत और पाकिस्तान दोनों आतंकवाद के शिकार है। यह इस तथ्य को अनदेखा करना है कि भारत में आतंकवाद के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। पाकिस्तान को इस्लामी आतंकवाद का सामना इसलिए करना पड़ रहा है कि वह अमेरिका
का सहयोगी है, जिसे इस्लामी जगत अपना कट्टर शत्रु मानता है। गुट निरपेक्षता नॉन अलाइनमेंट। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात भारत तथा अनेक नव स्वतंत्र देशों द्वारा गुट निरपेक्षता की विदेश नीति अपनाई गई। ये राष्ट्र शक्ति संघर्ष की गुटीय राजनीति से दूर रहना चाहते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 7 सितंबर 1946 को अपने रेडियो प्रसारण में कहा कि भारत को एक दूसरे के विरोध में बंधे हुए मित्र दलों की शक्ति की राजनीति से अलग रहना चाहिए, जिसके कारण 2 विश्व युद्ध हुए और जिससे विशाल पैमाने पर फिर दोबारा घोर संकट उत्पन्न हो सकता है। गुटनिरपेक्षता विकासशील समाजों एवं नवोदित राष्ट्रों की आकांक्षाओं के प्रतिबिंब का समग्र रूप है। गुटनिरपेक्षता से तात्पर्य केवल 2 वैचारिक ध्रुवों के बीच टकराव को रोकने का प्रयत्न मात्र नहीं है, बल्कि यह हर प्रकार के शोषण और उत्पीड़न, आतंकवाद, नस्ल भेद, रंग भेद, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, पर्यावरण प्रदूषण एवं शस्त्रीकरण आदि मुद्दों के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति संघर्ष का मंच है, चाहे भारत और पाकिस्तान की समस्या हो, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की समस्या हो, वियतनाम की समस्या हो, या अरब और इजराइल की समस्या हो, या सोमालिया और इथियोपिया की समस्या हो। सभी में महाशक्तियों के हित निहित रहे हैं और उनके बीच शक्ति का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संघर्ष दिखाई देता है। निष्कर्ष कंक्लूजन इस प्रकार स्पष्ट है कि मॉर्गनथाउ ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एक पक्ष संघर्ष पक्ष का ही चित्रण किया है। यद्यपि यह सत्य है कि शक्ति संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण भाग है, किंतु इसके साथ ही यह भी सत्य है कि दूसरे पक्ष सहयोग पक्ष की उपेक्षा नहीं की जा सकती। इसीलिए वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके विविध अभिकरणों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग के अनवरत प्रयोग किए जा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग जानने वाले हैं कि शक्ति प्रबंधन क्या है, मैनेजमेंट ऑफ पावर, बैलेंस ऑफ पावर एंड कलेक्टिव सिक्योरिटी, शक्ति संतुलन तथा सामूहिक सुरक्षा। वीडियो यूजफुल लगी है तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और इसे शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।